नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी क्रांति की जिसने दुनिया को कह सकते हैं हमेशा के लिए बदल दिया। पर देखिए, ये कहानी सिर्फ मशीनों या बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों की नहीं है। नहीं, ये कहानी है एक धागे की। एक ऐसा धागा जो ब्रिटेन की मिलों को भारत के दूर-दराज गांवों से जोड़ता था। और यही वो रिश्ता था जिसने एक साम्राज्य को तो बनाया, पर दूसरे को लगभग तोड़ ही दिया। तो चलिए औद्योगिकरण के इस दौर को जरा करीब से समझते हैं। बात है 1772 की। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अफसर ने बड़े ही कॉन्फिडेंस से ये कहा था कि भारतीय कपड़े की मांग कभी कम हो ही नहीं सकती। और सच पूछे तो उस वक्त ये बात बिल्कुल सही भी थी। भारतीय कारीगरी का दुनिया में कोई मुकाबला ही नहीं था। लेकिन बस कुछ ही दशकों में सारी कहानी ही पलट गई, पूरी तरह से। ये जो ग्राफ है, ये साफ दिखाता है कि कैसे भारत का कपड़ा एक्सपोर्ट लगभग जीरो पर आ गया, और वहीं ब्रिटेन से आने वाला मशीन का बना कपड़ा भारतीय बाजारों में भर गया। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्या? ऐसा क्या बदला कि सब कुछ उलट-पुलट हो गया? चलिए इसी का पता लगाते हैं। इस बड़े बदलाव को समझने के लिए हमें फैक्ट्रियों के आने से भी पहले के जमाने में जाना होगा। ये एक ऐसी दुनिया थी जिसे इतिहासकार कहते हैं आदि औद्योगिकरण या प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। और हमारी कहानी की जड़ें असल में यही हैं। तो ये आदि औद्योगिकरण आखिर था क्या? इसे एक बहुत बड़े नेटवर्क की तरह समझिए। शहर में एक व्यापारी बैठा है जो गांवों के कारीगर परिवारों को कच्चा माल और पैसा देता था, और बदले में वो लोग अपने अपने घरों में बैठकर ही इंटरनेशनल मार्केट के लिए सामान तैयार करते थे। मतलब कोई फैक्ट्री नहीं थी, लेकिन प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर हो रहा था। बस सब कुछ फैला हुआ था, विकेंद्रीकृत था। अब सवाल ये उठता है कि ये व्यापारी शहर छोड़कर गांवों की तरफ क्यों जा रहे थे? जवाब है शहरों के ताकतवर गिल्ड्स। ये एक तरह से कारीगरों के एक्सक्लूसिव क्लब थे, जिनका प्रोडक्शन से लेके कीमतों तक हर चीज पर पूरा कंट्रोल था। कोई नया आदमी आसानी से घुस नहीं सकता था। तो व्यापारियों ने इसका एक तोड़ निकाला। वो सीधे गांवों के उन किसानों के पास पहुंच गए जिन्हें खेती के अलावा थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम की भी जरूरत थी। तो ये गांवों और शहरों का नेटवर्क कई सालों तक बढ़िया चलता रहा। लेकिन फिर ब्रिटेन में एक ऐसी क्रांति हुई जिसने प्रोडक्शन के इस पूरे तरीके को ही हिलाकर रख दिया। ये थी मशीनों की क्रांति, और इसी के साथ जन्म हुआ फैक्ट्री का। ये बदलाव एक के बाद एक आया। सबसे पहले आई स्पिनिंग जेनी, जिसने कताई की रफ्तार को कई गुना बढ़ा दिया। फिर आया जेम्स वॉट का स्टीम इंजन, जिसने मशीनों को वो ताकत दी जो इंसानों या जानवरों के बस की बात नहीं थी। और आखिर में रिचर्ड आर्कराइट की कॉटन मिल ने इन सारे प्रोसेस को एक ही छत के नीचे लाकर पहली मॉडर्न फैक्ट्री को खड़ा कर दिया। पर एक मजेदार बात यह है कि मशीनें आने के बाद भी हाथ का काम एकदम से खत्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि नई मशीनें थीं बहुत महंगी और अक्सर खराब भी हो जाती थीं। दूसरी तरफ उस जमाने में ब्रिटेन में मजदूरों की कोई कमी नहीं थी, तो कई उद्योगपतियों के लिए इंसानों से काम कराना मशीनें खरीदने से ज्यादा सस्ता और आसान पड़ता था। और इस बदलाव का एक इंसानी पहलू भी था। मजदूरों के मन में अपनी नौकरी जाने का डर बैठ गया था, खासकर वो औरतें जिनकी पूरी कमाई हाथ की कताई से होती थी। उन्होंने तो इन नई स्पिनिंग जेनी मशीनों को अपना दुश्मन मान लिया और उन पर हमले तक कर दिए। तो जहां एक तरफ ब्रिटेन में फैक्ट्रियों की चिमनियां धुआं उगल रही थीं, तरक्की हो रही थी, वहीं हजारों मील दूर भारत में इसी क्रांति का एक बहुत ही स्याह पहलू सामने आ रहा था। चलिए देखते हैं कि भारत के बुनकरों के साथ क्या हुआ। इसका असर सबसे पहले भारत के पुराने ट्रेडिंग सेंटर्स पर दिखा। सूरत बंदरगाह, जो कभी व्यापार का सबसे बड़ा अड्डा हुआ करता था, वहां का व्यापार 17वीं सदी के अंत में 16 मिलियन रुपए से गिरकर 1740 तक सिर्फ 3 मिलियन रुपए रह गया। जैसे जैसे यूरोपीय कंपनियों की ताकत बढ़ी, भारत के सदियों पुराने व्यापारिक नेटवर्क बिखरते चले गए। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक बहुत ही सोची समझी चाल चली भारतीय कपड़ा व्यापार पर कब्जा करने के लिए। सबसे पहले उन्होंने क्या किया? जो लोकल ट्रेडर्स और ब्रोकर्स थे, उन्हें रास्ते से हटा दिया। फिर उन्होंने अपने खुद के एजेंट्स रखे, जिन्हें गुमाश्ता कहा जाता था, और ये सैलरी पर काम करते थे। और इनका काम क्या था? ये बुनकरों को एडवांस में कर्ज देते थे, एक तरह का जाल बिछाते थे, ताकि बेचारे बुनकर सिर्फ और सिर्फ कंपनी के लिए ही काम करने पर मजबूर हो जाएं। तो भारत के बुनकरों के लिए ये एक दोहरी मार थी।
एक तरफ ब्रिटेन ने भारी टैक्स लगाकर उनका एक्सपोर्ट मार्केट ही बंद कर दिया और दूसरी तरफ ब्रिटेन की मिलों से आया सस्ता कपड़ा भारत के लोकल बाजारों में इतना भर गया कि बुनकरों का अपना बाजार भी उनके हाथ से निकल गया। लेकिन इस पूरी तबाही के बीच से ही एक नई कहानी ने जन्म लेना शुरू किया। इन सारी चुनौतियों के बावजूद भारत में कुछ उद्यमियों ने अपनी खुद की फैक्ट्रियां खड़ी करनी शुरू कर दी। ये औपनिवेशिक दौर की मुश्किलों के बीच भारत के अपने औद्योगिक युग की शुरुआत थी। भारत में जो उद्योग लगा रहे थे वो मोटे तौर पर दो तरह के लोग थे। एक तरफ थे भारतीय उद्यमी जैसे टाटा और टैगोर। इन्होंने चीन के साथ व्यापार करके पैसा कमाया और उसे भारतीय उद्योगों में लगाया। और दूसरी तरफ थीं यूरोपीय एजेंसियां जिनका मेन फोकस था चाय, कॉफी और जूट जैसी चीजों पर, जिन्हें वो भारत से बाहर एक्सपोर्ट कर सकें। मतलब दोनों के रास्ते और मकसद बिल्कुल अलग-अलग थे। अच्छा, भारत में जैसे जैसे फैक्ट्रियां बढ़ीं, मजदूरों की मांग भी बढ़ गई, जो ज्यादातर गांव से आ रहे थे। इन मजदूरों को भर्ती करने का काम करता था जॉबर, और देखते ही देखते हुए ये जॉबर एक बहुत पावरफुल आदमी बन गया। वो मजदूरों की मदद भी करता था, लेकिन कभी-कभी उनका फायदा भी उठाता था। और फिर आया पहला विश्व युद्ध और इसने सब कुछ बदल दिया। ब्रिटेन की सारी मिलें युद्ध का सामान बनाने में लग गईं। नतीजा, भारत में मैनचेस्टर का कपड़ा आना बंद हो गया। अचानक से भारतीय मिलों के सामने एक बहुत बड़ा मौका आ गया। पूरा का पूरा घरेलू बाजार अब उनके लिए खुला था। तो फैक्ट्रियां बन गईं, प्रोडक्शन भी शुरू हो गया। लेकिन इस कहानी का एक आखिरी और बहुत ही दिलचस्प हिस्सा अभी बाकी है। ये जो नए औद्योगिक प्रोडक्ट्स थे, उन्हें आम लोगों तक पहुंचाया कैसे गया, उन्हें खरीदने के लिए मनाया कैसे गया। यहीं से हम देखते हैं मॉडर्न मार्केटिंग का जन्म। ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स ने ना भारतीय ग्राहकों को लुभाने के लिए बड़े अनोखे तरीके अपनाए। वे कपड़ों पर मोटे मोटे अक्षरों में मेड इन मैनचेस्टर का लेबल लगाते थे ताकि क्वालिटी का भरोसा दे सके। पैकेटों पर भारतीय देवी देवताओं की तस्वीरें छापते थे और तो और कैलेंडर छपवाते थे ताकि उनका विज्ञापन हर घर की दीवार तक पहुंच जाए, भले ही कोई पढ़ना लिखना जानता हो या नहीं। और यहीं पर एडवर्टाइजिंग एक राजनीतिक हथियार बन गई। जहां ब्रिटिश लेबल क्वालिटी और मॉडर्न होने का मैसेज देते थे, वहीं भारतीय निर्माताओं ने अपने विज्ञापनों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाया। उनका संदेश एकदम साफ था, अगर देश की परवाह है तो स्वदेशी खरीदो। और ये बात हमें सीधे आज के ज़माने में ले आती है। ज़रा सोचिए, क्या ये तरीका आज भी इस्तेमाल नहीं होता? आज भी बड़े बड़े ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए राष्ट्रीय पहचान, परंपरा और सांस्कृतिक सिंबल्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं? ये इतिहास हमें एक बहुत अहम बात सिखाता है। बाजार सिर्फ खरीद फरोख्त की जगह नहीं होता, ये हमेशा से विचारों, पहचान और राष्ट्रवाद का एक मैदानी जंग रहा है।